कुछ कहानियां लिखी जाती हैं और कुछ कहानियां जन्म लेती हैं अंधेरे, एहसास और कल्पना से। आप सुन रहे हैं एक काल कथा ओरिजिनल्स। काल कथा ओरिजिनल्स, सुनो, महसूस करो और खो जाओ। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। धीरे धीरे अंदर तक उतरती हैं। आपका स्वागत है इस कहानियों की दुनिया में, जहां हर शब्द के पीछे एक एहसास छुपा है, हर दृश्य के पीछे एक सच और हर कहानी के अंत में एक गहरा असर। यहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो कभी आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, कभी आपके दिल को छू जाएंगी, कभी आपको सस्पेंस में डालकर अंत तक बांधे रखेंगी और कभी आपको एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाएंगी। हर कहानी को ध्यान से लिखा और प्रस्तुत किया गया है ताकि आप उसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें, कल्पना करें और खुद को उसका हिस्सा बना लें। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहां हर वीडियो एक नई कहानी, एक नया अनुभव लेकर आता है, तो हेडफोन लगाइए, रोशनी थोड़ी कम कीजिए और खुद को इस कहानी में डुबो दीजिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होती है। अध्याय 1, एसिड वाली बारिश की रात। मुझे याद भी नहीं कि ये सब कब शुरू हुआ। मेरा मतलब ये शामें। लोग मेरे घर आने लगे जैसे मैं कोई किस्से सुनाने वाला आदमी हूँ। शायद वजह वो धुंध थी। दार्जिलिंग में धुंध सिर्फ पहाड़ों को नहीं ढकती, वो चीज़ों को निगल जाती है। सड़कें, यादें, कभी कभी सच भी। और ऐसी रातों में जब बारिश खिड़की पर हल्के हल्के दस्तक देती है और लालटेन की रोशनी कमरे में लंबी परछाइयां बनाती है, लोग उन कहानियों की तलाश में आते हैं जो गायब होने से इनकार करती हैं। देदा, एक और केस सुनाइए ना। मैंने उनकी तरफ देखा। अपनी शॉल में बैठे रिज्जू बाबू, कमरे के कोने में चुपचाप बैठी मीनाक्षी और छोटा तपन जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और वो पहले ही एक ऐसी दुनिया में खो चुका था जिसे वो अभी समझता भी नहीं था। मैंने धीरे से चाय की चुस्की ली। तुम लोगों को कहानियां नहीं चाहिए, मैंने धीमे से कहा। तुम लोगों को भूत चाहिए। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया और बोला, ठीक है, चलो वापस चलते हैं 2018 में, बरखेड़ी। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। उस समय मेरी उम्र 32 साल थी। मेरी नई पोस्टिंग हुई थी बरखेड़ी पुलिस स्टेशन में, एक ऐसी जगह जहां कानून तो था लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे होगा ये ताकत तय करती थी। बरखेड़ी कोई ऐसा शहर नहीं था जो तुम्हें टूरिस्ट मैप में मिले। वो जगह की धूल, डीजल और अंधेरे में होने वाले सौदों की। हमारा पुलिस स्टेशन ऐसा लगता था जैसे उसने सालों पहले ही हार मान ली हो। टूटी दीवारें, जंग लगे पंखे और फाइलों के ढेर जो भूली हुई कब्रों जैसे लगते थे। मेरी टीम छोटी थी, 6 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर सतपाल सिंह। ऐसा आदमी जिसने बहुत पहले सीख लिया था कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। उस रात हवा में बारिश की भारी नमी थी। रात के 9:47 पर लैंडलाइन बजी। कांस्टेबल रफीक ने फोन उठाया और आज भी मुझे याद है कि उसका चेहरा कैसे बदल गया था। सर, एसिड अटैक। इतना सुनना ही काफी था। जब हम वार्ड नंबर 7 पहुंचे, वहां पहले से भीड़ जमा थी। लोग हमेशा इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन मदद करने नहीं, सिर्फ देखने। पीड़ित बंद दुकान के शटर के पास पड़ा था। सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो थी गंध, तेज, धातु जैसी, अजीब। एसिड हमेशा अपनी मौजूदगी का ऐलान कर देता है। वो आदमी अभी जिंदा था, मुश्किल से। उसकी चमड़ी गलने लगी थी, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और उसके हाथ जमीन को ऐसे नोच रहे थे जैसे वो अपने ही शरीर से बाहर निकलना चाहता हो। एम्बुलेंस, मैंने चिल्लाकर कहा। उसके पास खड़ा एक लड़का जिसका नाम बाद में रितेश वर्मा पता चला, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सर,
उन्होंने ये किया क्योंकि उसने मना कर दिया था। कौन? मैंने पूछा, लेकिन डर ने उसका मुंह बंद कर दिया, और वही मेरे लिए काफी था। उसका नाम था सुरेश यादव, एक दुकानदार, साधारण आदमी, लेकिन उसकी एक आदत खतरनाक थी, वो पैसे नहीं देता था। बरखेड़ी में यही बात किसी को निशाना बनाने के लिए काफी थी। अगली सुबह अस्पताल ने पुष्टि की, शरीर बुरी तरह झुलस चुका था, आवाज की नसें जल चुकी थीं, वो बोल नहीं सकता था। लेकिन जब मैंने पूछा कि ये किसने किया, तो उसने लिखने की कोशिश की। उसका हाथ कांप रहा था। 2 अक्षर, VI, इतना काफी था। बरखेड़ी में सिर्फ एक ही नाम था जो ऐसे शुरू होता था, विक्रांत सिंह। अगर बरखेड़ी की कोई परछाई थी तो वो विक्रांत था। लंबा, हमेशा मुस्कुराता हुआ, हमेशा सफेद कपड़ों में, ऐसा आदमी जो एक ही घंटे में नेताओं से हाथ मिला सकता था और किसी की हड्डियां भी तुड़वा सकता था। ऑफिशियली वो एक सोशल वर्कर था, अनऑफिशियली वो हर उस चीज को कंट्रोल करता था जो मायने रखती थी। वसूली, शराब, रेत, वोट और डर। हमने गवाहों से पूछताछ शुरू की। ज्यादातर लोगों ने कुछ नहीं देखा था, कुछ ने कुछ नहीं सुना था, और कुछ को याद था, लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना। सिर्फ एक बूढ़ा पान वाला बोला। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। काली SUV, नंबर प्लेट नहीं थी, 3 आदमी थे। यही पहला असली सुराग था। उसी शाम एक पत्रकार मुझसे मिलने आया। उसका नाम था रोहित मित्रा, पतला दुबला, बेचैन, और उसकी आंखें बहुत कम झपकती थीं। उसने समय बर्बाद नहीं किया। सर, सुरेश ने विक्रांत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लिखित शिकायत। मैंने रिकॉर्ड्स चेक किए, कुछ नहीं। फाइल गायब थी। गायब नहीं थी, हटाई गई थी। तभी मुझे समझ आया, ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये सुरक्षा थी। 3 दिन बाद सुरेश मर गया। कारण एसिड शरीर के अंदर जाने की वजह से शरीर का सिस्टम फेल होना। सीधी भाषा में हत्या। इससे केस मजबूत होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह मुझे अपने सीनियर का फोन आया। दे, छोड़ दो इसे, सेंसिटिव मामला है। सेंसिटिव, इस शब्द ने गोलियों से ज्यादा सच दफन किए हैं। उस रात मैं अपने ऑफिस में अकेला बैठा था और मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कीमत मुझे सब कुछ देकर चुकानी थी। मैं ये केस छोड़ने वाला नहीं था। सालों बाद अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए मैंने देखा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। तपन धीरे से बोला, और विक्रांत, उसी ने किया था। मैंने कुछ देर उसकी तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से कहा, विक्रांत। मैं थोड़ा आगे झुका, मेरी आवाज और धीमी हो गई। नहीं, वो तो बस शुरुआत था। अध्याय 2, पत्रकार की हत्या। पहला हिस्सा खत्म करने के बाद कमरे में और भी ज्यादा खामोशी छा गई थी। अब बारिश कांच पर और जोर से पड़ रही थी, जैसे वो भी अंदर आकर कहानी सुनना चाहती हो। लालटेन एक बार हल्का सा टिमटिमाई, फिर स्थिर हो गई। रिजू बाबू ने गला साफ किया। तो आप विक्रांत के पीछे पड़ गए? मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैंने कहा, यही मैंने अपनी पहली गलती की थी। सब थोड़ा आगे झुककर बैठ गए। बरखेड़ी में अगर तुम सिर्फ उस आदमी का पीछा करो जिसके हाथ में चाकू है, तो तुम कभी उस आदमी को नहीं देख पाते जिसने उसे पैसे दिए थे। मैं कुछ पल रुका, फिर आगे बोला, और तभी रोहित मारा गया। सुरेश यादव की मौत के बाद बरखेड़ी बदल गया था। ऊपर से नहीं, दुकानें अभी भी खुलती थीं, बसें अभी भी चलती थीं, लोग अभी भी ऐसे दिखाते थे जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव था। वैसा तनाव जैसा तूफान आने से पहले महसूस होता है।
मैंने चुपचाप विक्रांत सिंह के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी थी। ऑफिशियली नहीं, क्योंकि उन फाइलों को पहले ही मैनेज किया जा रहा था, लेकिन छोटी छोटी चीजों के जरिए, गाड़ियों की आवाजाही, अनऑफिशियल पेमेंट्स, बार बार सामने आने वाले नाम, और एक नाम बार बार मेरे सामने आ रहा था, रोहित मित्रा। एक शाम ऑफिस बंद होने से ठीक पहले वो फिर मुझसे मिलने आया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसकी शर्ट सिकुड़ी हुई थी, उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। सर, मुझे लगता है उन्हें पता चल गया है कि मैं खुदाई कर रहा हूं। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। कौन? वो हल्का सा हंसा, सूखी, थकी हुई हंसी। यही तो समस्या है। मुझे नहीं लगता अब ये सिर्फ विक्रांत तक सीमित है। ये पहली बार था जब मैंने उसे ऐसा कहते सुना। कोई नाम नहीं, बस एक इशारा कि विक्रांत अकेला नहीं था। 3 रात बाद रात के 11:38 पर मेरा फोन बजा। रोहित था। उसकी आवाज धीमी और घबराई हुई थी। दे, मुझे फाइनेंशियल रिकॉर्ड मिले हैं, बड़े वाले, शेल कंपनियां, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स। विक्रांत सिर्फ पैसा इकट्ठा करता है, असली पैसा ऊपर जाता है। कितना ऊपर? मैंने पूछा। कुछ पल की चुप्पी, फिर बरखेड़ी से भी ऊपर। लाइन में खड़खड़ाहट हुई। ध्यान से सुनो, उसने कहा। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, मेरे ऑफिस का लॉकर चेक करना। कोड है 2711। किसी पर भरोसा मत। लाइन कट गई। मैंने वापस कॉल किया। फोन बंद था, और वही आखिरी बार था जब मेरी उससे बात हुई। अगली सुबह 6:12 पर हमें कॉल आया। रेलवे एम्बैंकमेंट, एक आदमी की लाश, संभवतया गोली मारी गई। मुझे पुष्टि की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था। जब मैं वहां पहुंचा, धुंध अभी तक छटी नहीं थी। रोहित पीठ के बल पड़ा था। उसकी शर्ट खून से भीग चुकी थी। 2 साफ गोलियों के निशान, एक सीने में, एक कंधे के पास। प्रोफेशनल काम। संघर्ष का कोई निशान नहीं। उसका कैमरा गायब था, बैग भी। लेकिन एक चीज पीछे छोड़ी गई थी, उसका प्रेस आईडी, आधा जला हुआ। चोरी नहीं हुआ था, जानबूझकर नष्ट किया गया था। सतपाल मेरे बगल में खड़ा था, चुप। आखिर उसने पूछा, सर, लूटपाट? मैंने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैंने धीरे से कहा, ये एक संदेश है, सिर्फ प्रेस के लिए नहीं, मेरे लिए। उस दोपहर रोहित की मां स्टेशन आई। बूढ़ी, कमजोर, लेकिन उनकी आंखें स्थिर थीं। वो रोई नहीं। उन्होंने बस मेरे टेबल पर एक मुड़ा हुआ अखबार रखा, रोहित का पहला छपा हुआ आर्टिकल। उसे लगता था सच लिखना उसे बचा लेगा। उन्होंने कहा। उनकी आवाज नहीं कांपी। बताइए ऑफिसर, क्या वो गलत था? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। मैं सीधे द बिहार गजेट ऑफिस गया। एडिटर हर्ष वोहरा पहले से ही दबाव में दिख रहा था। इंस्पेक्टर, प्लीज, हम पहले ही अपना बयान दे चुके हैं। मैं बयान लेने नहीं आया, मैंने कहा। मैं रोहित का लॉकर लेने आया हूं। वो झिझका, और उसकी वही झिझक मुझे बहुत कुछ बता गई। खोलिए इसे। लॉकर छोटा था, लोहे का, पुराना। अंदर था एक यूएसबी ड्राइव, बैंक स्टेटमेंट्स के प्रिंटआउट्स, हाथ से लिखे नोट्स और लाल स्याही से घिरी एक लाइन, श्री नारायण इंफ्राटेक, पेमेंट्स रूटेड वाया सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं बैठ गया, सब कुछ पढ़ा, धीरे धीरे, ध्यान से। पैटर्न साफ था। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से पैसा विक्रांत के आदमियों के अकाउंट में जा रहा था, लेकिन रकम बहुत बड़ी थी, बहुत व्यवस्थित। ये वसूली नहीं थी, ये फंडिंग थी। तभी मुझे समझ आया, विक्रांत बरखेड़ी को चला नहीं रहा था, वो उसे मैनेज कर रहा था, किसी और के लिए। उसी शाम मुझे एसपी का फोन आया। उसकी आवाज विनम्र थी, बहुत ज्यादा विनम्र। दे,
सुना है तुम अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखने लगे हो? जी सर। कुछ पल की चुप्पी, फिर तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया। सर, एक आदमी की हत्या हुई है। फिर चुप्पी, और फिर उसकी आवाज बदल गई, ठंडी। अगर तुम इस जिले में केस सॉल्व करते रहना चाहते हो तो तुम्हें सीखना होगा कि कौन से केस सॉल्व नहीं किए जाते। लाइन कट गई। उस रात मैं घर नहीं गया, मैं स्टेशन में ही रुका रहा। लाइट बंद करके बार बार रोहित की फाइलें देखता रहा। पैटर्न, नाम, तारीखें, और तभी एक चीज पर मेरी नजर अटक गई। एक बार बार आने वाली एंट्री, केमिकल सप्लाई कोडेड इनवॉइसेस, नो फिजिकल एड्रेस। केमिकल्स, एसिड। मेरी उंगलियां कस गईं। ये मामला अब सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं था। दार्जिलिंग वाले कमरे में काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, सिर्फ पानी टपकने की आवाज आ रही थी। आखिर में तपन ने धीरे से पूछा, देदा, क्या आपको डर लग रहा था? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अभी नहीं, मैंने कहा। मैं थोड़ा आगे झुका। डर बाद में लगता है, जब तुम्हें एहसास होता है कि जिन लोगों को तुम रिपोर्ट करते हो। मैं रुका। उन्हें तुम जांच उन्हीं लोगों की कर रहे हो? अध्याय 3। वो आदमी जो कभी मौजूद ही नहीं था। अब लालटेन की रोशनी थोड़ी धीमी हो चुकी थी। किसी ने अपनी चाय को हाथ तक नहीं लगाया था। रिजू बाबू ने अपनी शॉल ठीक की। तो वो पैसा, वो केमिकल्स, ये सब आपस में जुड़ा हुआ था। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उस समय तक मुझे लगता था कि मैं सिर्फ एक नेटवर्क से लड़ रहा हूं। मैं कुछ पल रुका। मुझे तब तक ये एहसास नहीं हुआ था कि मैं ऐसी चीज से टकरा चुका हूं जो ऑफिशियली मौजूद ही नहीं थी। तपन ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब? मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया। मतलब ऐसे आदमी से जिसका नाम किसी फाइल में नहीं मिलता। रोहित की हत्या के बाद सब कुछ धीमा पड़ गया था। शांत नहीं, बस धीमा। फाइलें आगे बढ़ने में ज्यादा समय लेने लगीं, रिक्वेस्ट्स अटकने लगीं, यहां तक कि कांस्टेबल भी आंख मिलाने से बचने लगे। सिस्टम ऐसे ही रिएक्ट करता है जब उसे खतरा महसूस होता है। वो लड़ता नहीं, वो देर करवाता है। मैंने श्री नारायण इंफ्राटेक के फाइनेंशियल लिंक ट्रेस करने की रिक्वेस्ट डाली। 2 दिन बाद वो वापस आ गई, रिजेक्टेड। कारण इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। मैंने दोबारा भेजी, इस बार और डॉक्यूमेंट्स के साथ, लेकिन इस बार वो वापस आई ही नहीं, गायब हो गई। ठीक वैसे ही जैसे सुरेश की शिकायत वाली फाइल। सतपाल सिंह ने मेरे ऑफिस में बैठना लगभग बंद कर दिया था। खुलकर नहीं, बस कमाने लगा था। रफीक मेरी ड्यूटी वाली शिफ्ट से बचने लगा। पहले मुझे लगा वो डर गया है, बाद में समझ आया वो दूरी बना रहा था। वो खुद को बचाने की तैयारी कर रहे थे, मेरे साथ या मेरे बिना। करीब रात के 8 बजे थे जब मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। ज्यादा तेज नहीं, सावधानी से दी गई। मैंने दरवाजा खोला। सामने रफीक खड़ा था, लेकिन कुछ अलग था। उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, साधारण कपड़ों में था, और उसकी आंखें, वो बेचैन चौकन्नी आंखें, ऐसी लग रही थीं जैसे कई दिनों से सोई ना हो। सर, अंदर आ सकता हूं? मैंने दरवाजा बंद किया। क्या हुआ है रफीक? वो तुरंत नहीं बैठा, बस खड़ा रहा। पंखे की आवाज, बाहर का गलियारा, कमरे की खामोशी, सब सुनता हुआ। फिर उसने धीरे से कहा, सर, आपको रुक जाना चाहिए। मैंने उसे गौर से देखा। ये लाइन तुम्हारी नहीं है, उसने मुश्किल से निगला। आप समझ नहीं रहे, ये केस बाकी केसों जैसा नहीं है। मैं उसके करीब गया। तो समझाओ। उसने जेब से एक मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला और मेरी टेबल पर रख दिया। अंदर एक फोटो थी, धुंधली, कम रोशनी में ली गई, दूर से खींची गई। एक टेबल पर 3 आदमी बैठे थे।
दो को मैंने तुरंत पहचान लिया। विक्रांत सिंह, जितेंद्र चौहान। तीसरा आदमी, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा मुड़ा हुआ, लेकिन उसके बैठने का तरीका शांत, कंट्रोल में, लगभग अलग सा, ध्यान खींच रहा था। कौन है ये? मैंने पूछा। रफीक ने सिर हिलाया। नाम नहीं पता। यह संभव नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार मुझे उसकी आंखों में असली डर दिखा। सर, लोग उसका नाम नहीं लेते। मैं चुप रहा, उसे बोलने दिया। रफीक ने अपनी आवाज और धीमी कर ली। उसे साहिब कहते हैं। वो शब्द कमरे में हवा की तरह ठहर गया, साधारण, आम, लेकिन जिस तरह उसने कहा उसमें सम्मान नहीं था, सावधानी थी। ये फोटो कब की है? मैंने पूछा। विक्रांत की गिरफ्तारी से 2 दिन पहले की, उसने कहा। और तुम वहां थे? वो झिझका, फिर सिर हिलाया। मैं गेस्ट हाउस में ड्यूटी पर था। उन्होंने मुझे बाहर खड़ा रहने को कहा था। अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। कोई रिकॉर्ड नहीं। कोई रिकॉर्ड नहीं? मैंने दोहराया। जी सर, वो मीटिंग कभी हुई ही नहीं। कुछ सुना था? मैंने पूछा। रफीक ने गहरी सांस ली। एक बात साफ साफ सुनी थी। मैं इंतजार करता रहा। उन्होंने कहा था प्रोजेक्ट नंदा मस्ट कंटिन्यू। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार मैंने वो नाम सुना था, प्रोजेक्ट नंदा। उस समय उसका कोई मतलब नहीं था। बाद में वही सब कुछ समझाने वाला था। अब मेरे पास क्यों आए हो? मैंने पूछा। रफीक की आवाज और धीमी हो गई, क्योंकि रोहित को उस तरह मरना नहीं था। मैं तुरंत सतर्क हो गया। मतलब? उसने नीचे देखा। वो सिर्फ एक चेतावनी थी, लेकिन कुछ गलत हो गया। ऑर्डर बदल दिए गए। किसने? उसने सिर हिलाया। सर, मुझे नहीं पता आखिरी आदेश कौन देता है, लेकिन वो विक्रांत नहीं है और एसपी भी नहीं। मैं फिर उस फोटो को देखने लगा। तीसरा आदमी, वो आदमी जो जैसे मौजूद ही नहीं था। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने धीरे से पूछा। रफीक ने तुरंत जवाब नहीं दिया, फिर बोला, क्योंकि आपको अभी तक डर नहीं लगा है। उसका वो जवाब मेरे साथ रह गया, उसके जाने के बहुत देर बाद तक। अगली सुबह रफीक ड्यूटी पर नहीं आया। दोपहर तक उसका फोन बंद हो चुका था। शाम तक मैं उसके क्वार्टर पहुंच गया। खाली, ना संघर्ष के निशान, ना सामान पैक करने के, बस गायब। डिपार्टमेंट का जवाब बहुत जल्दी आ गया। कांस्टेबल रफीक हैज टेकन इमरजेंसी लीव ड्यू टू फैमिली रीजंस। ना कोई आवेदन, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई पता। सिस्टम से हटाया गया एक और आदमी। तभी मुझे सब साफ दिखाई देने लगा। सुरेश शिकायत दर्ज करता है, गायब। रोहित जांच करता है, मारा जाता है। सबूत सामने आते हैं, मिटा दिए जाते हैं। गवाह बोलता है, गायब हो जाता है। ये अराजकता नहीं थी, ये कंट्रोल था। मैंने वो फोटो अपनी दीवार पर टांग दी। उस तीसरे आदमी को बार बार देखता रहा। कुछ तो था उसमें, जैसे वो छिप नहीं रहा था, जैसे उसे पता था कि उसे दिखने की जरूरत ही नहीं। दार्जिलिंग वाले कमरे में अब ठंड और बढ़ गई थी। तपन धीरे से बोला, क्या आपको बाद में पता चला वो कौन था? मैं हल्का सा मुस्कुराया। तब नहीं। मैं थोड़ा आगे झुका, लेकिन उसी पल मुझे एक जरूरी बात समझ आई थी। क्या? रिजू बाबू ने पूछा। मैंने एक एक करके सबकी तरफ देखा। हर सिस्टम में हमेशा एक आदमी होता है जो कागजों पर साइन करता है। मैं रुका। और फिर एक वो आदमी होता है जिसे साइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लालटेन फिर हल्की सी टिमटिमाई। बाहर धुंध और घनी हो चुकी थी। और उसी रात मैंने धीरे से कहा, मैं पहली बार साहिब के करीब पहुंचा था। अध्याय 4, दिल्ली की गूंज। अब तक कमरे में बैठा कोई भी आदमी सहज नहीं था। बारिश अब हल्की फुहार में बदल चुकी थी, लेकिन कमरे के अंदर की खामोशी और भारी हो गई थी। सबसे पहले रिज्जू बाबू बोले, तो ये साहिब
सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अगर ऐसा होता तो मामला आसान होता। सब मेरी तरफ देखने लगे। वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा था, मैंने कहा। वो खुद किसी ऐसी चीज का हिस्सा था जो पहले से मौजूद थी। तपन ने भौएं से कोड़ ली। मतलब? मैंने गहरी सांस छोड़ी। मतलब बरखेड़ी असली कहानी नहीं थी। मैं कुछ पल रुका। वो सिर्फ एक दरवाजा था। रफीक के गायब होने के बाद मुझे दो बातें समझ आ गई थीं। एक, कोई मुझे देख रहा था। दो, बरखेड़ी अब काफी नहीं था। रोहित ने जो पैसों का रास्ता खोजा था वो मेरे जिले में खत्म नहीं होता था। वो बस वहां से होकर गुजरता था। इसलिए मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी सीमा पार कर दी। सर्दियों की दिल्ली चीजों को छुपाने का हुनर जानती है। धुंध नीचे तक उतर आती है, इमारतों को निगलती हुई, हर किनारे को धुंधला करती हुई। दूर से सब कुछ शांत लगता है, करीब जाओ तो तस्वीर बदल जाती है। मैं बिना विभाग को बताए दिल्ली पहुंचा। ऑफिशियली मैं छुट्टी पर था। अनऑफिशियली मैं एक मरे हुए आदमी की जांच को आगे बढ़ा रहा था। जिस इंसान पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था वो थी मीनाक्षी सेन। हम सालों पहले मिले थे। तब वो क्राइम रिपोर्टर थी, तेज दिमाग वाली, जिद्दी और अथॉरिटी से एलर्जी रखने वाली। 2019 तक आते आते वो दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी और ऐसे इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रही थी जिन्हें कोई बड़ा न्यूज़ रूम छूना नहीं चाहता था। हम मंडी हाउस के पास एक छोटे से कैफे में मिले। वो पहले जैसी ही दिखती थी, शांत, चौकन्नी, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थीं। अब उनमें सावधानी थी। तुम तभी फोन करते हो जब कुछ गलत हो, उसने कहा। मुझे तुमसे कुछ दिखवाना है, मैंने जवाब दिया। मैंने रोहित की फाइलें उसकी तरफ बढ़ा दी। वो कई मिनट तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने सिर उठाया। ये लोकल करप्शन नहीं है अनिर्बान, मुझे पता है। उसने एक पन्ने पर उंगली रखी। ये पेमेंट्स देखो, लेयर्ड ट्रांसफर, शेल रूटिंग, ये बहुत व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोटेक्टेड। किसके द्वारा? वो हल्का सा मुस्कुराई, बिना किसी खुशी के। तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। मैं चुप रहा। असली सवाल ये है, उसने कहा, कि इसे अभी तक रोका क्यों नहीं गया? अगले 2 दिनों तक मीनाक्षी ने श्री नारायण इंफ्राटेक की जांच की। पब्लिक रिकॉर्ड्स, लीक हुए डेटा, कॉर्पोरेट फाइलिंग्स। जो सामने आया वो उम्मीद से भी बुरा था। कंपनी मौजूद थी, लेकिन सच में नहीं। 3 राज्यों में रजिस्टर्ड, अलग अलग डायरेक्टर, कोई स्थायी ऑपरेशन नहीं। कई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए। कागजों पर सब वैध था, असल में सब अदृश्य। फिर हमें वो मिला, एक प्रोक्योरमेंट फाइल, पर्यावरण क्लियरेंस रिपोर्ट के अंदर छुपी हुई। इंडस्ट्रियल केमिकल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, अप्रूव्ड फॉर हैजर्डस डिस्पोजल। केमिकल का प्रकार, हाई कॉन्सेंट्रेशन इंडस्ट्रियल एसिड। मेरे चपड़े कस गए। बरखेड़ी, सुरेश, वो ड्रम, ये सब रैंडम नहीं था, ये सप्लाई थी। इसे अप्रूव किसने किया? मैंने पूछा। मीनाक्षी ने स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। फाइल के नीचे लिखा था, डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी क्लियरेंस, जे चौहान। मेरा एसपी, बरखेड़ी वाला। जिले स्तर पर अप्रूव किया गया, फिर सेंट्रल क्लियरेंस तक पहुंचाया गया। इसका मतलब सिर्फ एक था, उसे सब पता था। हमने पूरी रात कनेक्शन जोड़ने में बिताई। आधी रात तक तस्वीर साफ हो चुकी थी। लोकल गुंडे, विक्रांत, कंट्रोल और डर, जिला स्तर की ताकत, चौहान, सुरक्षा और मंजूरी, कॉर्पोरेट फ्रंट, नारायण इंफ्राटेक, पैसा और लॉजिस्टिक्स। लेकिन फिर भी एक खाली जगह थी, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। अगले दिन हम रोहित के पुराने संपर्क हर्ष बोहरा से मिले, द बिहार गजेट का एडिटर, जो फिलहाल दिल्ली से काम कर रहा था। वो बात नहीं करना चाहता था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने मुझे देखते ही कहा। रोहित इसी वजह से मारा गया और इसी वजह से तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। उसकी आवाज हल्की सी टूट गई। वो लोग सीधे लड़ाई नहीं करते, उसने कहा।
वो लड़ाई की जरूरत ही खत्म कर देते हैं। मैं उसके करीब गया। कौन लोग? उसने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें हटा ली। नाम नहीं जानता, उसने धीरे से कहा, लेकिन इतना जानता हूं, फाइलें लिखे जाने से पहले गायब हो जाती हैं, आदेश बोले जाने से पहले माने जाते हैं। वो रुका। और कभी कभी लोगों को समस्या बनने से पहले ही मिटा दिया जाता है। उसकी वो बात मेरे दिमाग में अटक गई। मारा नहीं जाता, मिटा दिया जाता है। उस रात जब मैं धुंध भरी सड़क से वापस लौट रहा था, पहली बार मुझे वो एहसास हुआ। खतरा नहीं, डर नहीं, बल्कि जैसे कोई इंसान सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि रिकॉर्ड से भी मिटाया जा सकता है। ना फाइल, ना निशान, ना याद। तीसरी रात वो हुआ। मैं एक मीटिंग से लौट रहा था जो मीनाक्षी ने तय की थी। सड़क लगभग खाली थी, घनी धुंध, दिखाई बहुत कम दे रहा था। तभी हेडलाइट्स बहुत तेज, सीधे मेरी तरफ। एक ट्रक मेरी लेन में घुस आया। मैंने आखिरी सेकंड पर गाड़ी मोड़ी। ट्रक इतनी पास से गुजरा कि उसकी हवा मेरी कार के अंदर तक महसूस हुई। न ब्रेक लाइट, न झझक, बस इरादा। जब मैंने गाड़ी रोकी, मेरे हाथ बिल्कुल स्थिर थे, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा गई, क्योंकि इसका मतलब था मैं अब ये मान चुका था कि ये सिर्फ डराने की कोशिश नहीं थी, ये खत्म करने की कोशिश थी। उस रात जब मैं अपने कमरे में पहुंचा, दरवाजे का लॉक सही था, लेकिन अंदर सब कुछ थोड़ा सा बदला हुआ था। कुछ चोरी नहीं हुआ था, कुछ टूटा नहीं था, बस चीजें अपनी जगह से हटी हुई थीं। फाइलें थोड़ी खिसकी हुई, बैग खुला हुआ, कुर्सी दूसरी दिशा में घूमी हुई। एक साफ संदेश, हमें पता है तुम कहां हो। अगली सुबह मैं मीनाक्षी से मिला। हमें सब कुछ पब्लिक कर देना चाहिए, उसने तुरंत कहा। नहीं, मैंने जवाब दिया। वो भौएं चढ़ाकर बोली, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास पूरा सबूत नहीं है, और अगर इंतजार किया तो? मैंने उसकी तरफ देखा तो शायद हमें दूसरा मौका ही न मिले। दार्जिलिंग वाले कमरे में अब पहले से ज्यादा ठंड महसूस हो रही थी। तपन की आवाज बहुत धीमी थी। क्या तब आपको डर लगा था? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, फिर बोला, हां। कुछ पल की चुप्पी रही, लेकिन मरने से नहीं। सब इंतजार करते रहे। मैंने खिड़की की तरफ देखा, जहां धुंध कांच से चिपकी हुई थी। मुझे डर था। मैंने धीरे से कहा कि कहीं मैं ऐसे गायब ना हो जाऊं कि किसी को पता भी ना चले कि मैं कभी था। अध्याय 5। शिलोंग की साजिश। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कमरे में बैठा कोई भी आदमी हिला तक नहीं। अजीब बात है, कभी कभी खामोशी आवाज से भी ज्यादा भारी लगती है। और उस पल कमरे में सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, कुछ और भी था। रिजू बाबू धीरे से बोले, उन्होंने दिल्ली में आपको मारने की कोशिश की, फिर भी आप रुके नहीं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं रुका नहीं था। सब मेरी तरफ देखने लगे। मुझे हटा दिया गया था। ट्रांसफर ऑर्डर बिना किसी चेतावनी के आया। न कोई चर्चा, न कोई वजह। इन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, ऑफिसर अनिर्बान दे is reassigned to मेघालय डिवीजन effective immediately। बस इतना ही। न बरखेड़ी का जिक्र, न दिल्ली का, सिर्फ दूरी। सिस्टम खुद को ऐसे बचाता है, तुम्हें रोककर नहीं, बल्कि तुम्हें वहां से हटाकर जहां तुम मायने रखते हो। शिलोंग बरखेड़ी जैसा बिल्कुल नहीं था। साफ हवा, देवदार के पेड़, धुंध में लिपटी घुमावदार सड़कें। पहली नजर में सब शांत लगता था, लेकिन तब तक मैं एक बात सीख चुका था। शांति अक्सर सिर्फ वो परत होती है जो किसी और चीज के ऊपर चढ़ी होती है। मेरी नई पोस्टिंग थी वेपन्स लाइसेंसिंग ब्यूरो में। कागजों पर यह एक साधारण काम था, डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल, बैकग्राउंड चेक। असल में
ये निर्वासन था। न कोई सक्रिय जांच, न फील्ड पावर, न सवाल पूछने की कोई वजह। और शायद इसी वजह से मैंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। पहला सुराग बहुत छोटी चीज से मिला। केमिकल ट्रांसपोर्ट क्लियरेंस की एक फाइल, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर जो शिलोंग सिविल हॉस्पिटल के पास काम कर रहा था। कंपनी का नाम एस नारायण इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। पूरी तरह वही नाम नहीं, लेकिन इतना करीब कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। पैटर्न बिल्कुल एक जैसे नहीं दोहराते, वो बदलते हैं। एक हफ्ते बाद एक लड़की मेरे ऑफिस आई। दरवाजे पर कुछ पल रुकी, फिर अंदर आई। आप ऑफिसर डे हैं? था, मैंने कहा। अब सिर्फ फॉर्म्स पर साइन करता हूं। वो नहीं मुस्कुराई। मेरी बहन गायब है। उसका नाम था एस्टरीन लिंगदो। उसकी बहन नोरा लिंगदो, एक ट्रेनी नर्स, 12 दिन से गायब थी। लोकल पुलिस ने केस बंद कर दिया था, खुद अपनी मर्जी से चली गई कहकर। मेरे पास क्यों आई हो? मैंने पूछा। उसने मेरी टेबल पर कुछ रखा, एक हॉस्पिटल आईडी कार्ड, किनारों से हल्का जला हुआ। ये मुझे वेस्ट डिस्पोजल यूनिट के पीछे मिला, उसने कहा। जला हुआ, फेंका हुआ, ठीक सबूतों की तरह। अगली सुबह मैं हॉस्पिटल गया। ऊपर से सब सामान्य था। स्टाफ अपने काम में लगा था, मरीज इंतजार कर रहे थे, फाइलों पर साइन हो रहे थे। रूटीन। लेकिन रूटीन का भी एक पैटर्न होता है, और जब कुछ फिट नहीं बैठता तो वो दिख जाता है। वेस्ट डिस्पोजल एरिया जरूरत से ज्यादा साफ था। बहुत हाल ही में साफ किया गया था। हॉस्पिटल के पीछे बाउंड्री के पास एक पुराना केमिकल स्टोरेज शेड था, बंद। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ। मैंने ताला चेक किया, नया था, और उसी पल मैंने रिकॉर्ड्स पर भरोसा करना बंद कर दिया। मैं इंस्पेक्शन अथॉरिटी के नाम पर अंदर गया। अंदर हवा में तेज गंध थी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन साफ महसूस हो रही थी। ऐसी गंध जिसे तुम तभी पहचानते हो जब पहले कभी महसूस कर चुके हो। इंडस्ट्रियल एसिड। दीवारों के किनारे ड्रम रखे थे, लेबल लगे हुए, कैटलॉग्ड और हाल ही में सप्लाई किए गए। मैंने शिपमेंट टैग्स चेक किए, वेंडर कोड, ट्रांसपोर्ट आईडीज, और फिर वही चीज सामने आई। नारायण सप्लाई चेन रेफरेंस। नाम अलग था, स्ट्रक्चर वही। क्लियरेंस सिग्नेचर मुझे एक आदमी तक ले गए, डॉक्टर विकास मेनन, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। 6 महीने पहले दिल्ली से ट्रांसफर होकर आया था। मैं उसी दोपहर मिला, शांत, नियंत्रित, हर शब्द सोच समझकर बोलने वाला, जरूरत से ज्यादा सावधान। रूटीन इंस्पेक्शन, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। बिल्कुल। उसका ऑफिस बिल्कुल साफ था, ना कोई बिखराव, ना कोई फालतू चीज। जो लोग खतरनाक चीजों के साथ काम करते हैं वो अपने आसपास की हर चीज कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। एक स्टाफ गायब है, मैंने कैजुअली कहा। नोरा लिंगदो। उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, फिर बोला, स्टाफ टर्नओवर आम बात है, युवा लोग बिना बताए चले जाते हैं। उसकी आईडी आपके डिस्पोजल जोन में मिली है। इस बार वो हल्का सा रुका, बहुत थोड़ा, लेकिन मेरे लिए काफी। कोइंसिडेंस, उसने कहा। जब मैं निकलने लगा, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, कुछ चीजें ऑफिसर यहां प्रोसेस की जाती हैं। मैं रुक गया। मतलब? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। मतलब हर वो चीज जो सिस्टम में अंदर जाती है वापस बाहर आने के लिए नहीं होती। उसी रात एस्टरिन ने फिर मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे कुछ और मिला है। हम हॉस्पिटल की बाउंड्री के पास मिले। वो मुझे ड्रेनेज आउटलेट तक ले गई। छिपा हुआ, आधा बंद, लेकिन पूरी तरह नहीं। अंदर कुछ कपड़ों के टुकड़े और एक चीज और, एक धातु का ब्रेसलेट, हॉस्पिटल वाला, जिस पर हल्के से अक्षर खुदे हुए थे, NL। मुझे लैब रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, कंफर्मेशन की भी नहीं। मैं बहुत कुछ देख चुका था। यह डिस्पोजल नहीं था,
ये विनाश था। मैंने लोकल पुलिस में ऑफिशियल रिक्वेस्ट डाली, सबूत लगाए, विसंगतियां लिखी। 24 घंटे के अंदर फाइल वापस आ गई। स्टेटस इनसफिशिएंट ग्राउंड्स, नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड। ना जांच, ना फॉलोअप, सीधे बंद। अगली सुबह मुझे डीएसपी हरीश बोरा ने बुलाया। उसने ना आवाज ऊंची की, न धमकी दी, बस मुस्कुराया। आप यहां नए हैं, उसने कहा। मैं चुप रहा। धीरे धीरे समझ जाएंगे कि यहां चीजें कैसे चलती हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं पहले ही समझ चुका हूं। उसकी मुस्कान नहीं बदली। यही बात मुझे परेशान करती है। उस रात मैं अपने क्वार्टर में अकेला बैठा था। फाइलें गायब थीं। मेरा एक्सेस कम कर दिया गया था। मेरी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। यह अब बरखेड़ी नहीं था। यह उससे कहीं ज्यादा संगठित था, ज्यादा नियंत्रित। दार्जिलिंग वाले कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। आखिर में तपन ने पूछा, क्या आपको नोरा मिली? मैंने उसकी तरफ देखा। कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा, नहीं। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, लेकिन मुझे उससे भी बुरी चीज मिली। सब इंतजार करने लगे। मैं थोड़ा आगे झुका। मुझे पता चल गया, मेरी आवाज धीमी हो गई, कि सिस्टम उन लोगों के साथ क्या करता है जिन्हें वो दुनिया से मिटा देना चाहता है। कमरा अचानक और ठंडा महसूस होने लगा। बाहर धुंध वापस लौट आई थी। अध्याय 6, एसिड आर्काइव्स। अब कमरे का माहौल बदल चुका था। सिर्फ मौसम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। रिजू बाबू ने धीरे से पूछा, तो ये सिर्फ बरखेड़ी या शिलोंग तक सीमित नहीं था, सब कुछ संगठित था। मैंने सिर हिलाया। संगठित, सुरक्षित और रिकॉर्डेड। सब मेरी तरफ देखने लगे और उसी तरह मैंने धीरे से कहा, मुझे आखिरकार वो मिला। तपन थोड़ा आगे झुका। क्या? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आर्काइव। नोरा लिंगडो वाला केस बंद होने के बाद मैंने ऑफिशियली काम करना लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि मैं चाहता था इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे धीरे धीरे बेअसर बनाया जा रहा था। फाइलें अब मेरे पास आनी बंद हो गई थीं, रिक्वेस्ट्स अटकाई जाने लगी थीं, यहां तक कि सिस्टम में मेरा एक्सेस भी चुपचाप कम कर दिया गया था। सिस्टम किसी ऑफिसर को बिना सस्पेंड किए ऐसे चुप कराता है, उसे गैर जरूरी बनाकर। कई हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ और यही सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि ऐसे सिस्टम रुकते नहीं, बस कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। मैंने उन हफ्तों में सिर्फ एक काम किया, नजर रखना। पैटर्न्स, मूवमेंट्स, सप्लाई लॉग्स। और एक चीज बार बार सामने आने लगी। देर रात हॉस्पिटल कैंपस में आने वाले ट्रांसपोर्ट वाहन और खाली निकलने वाले ट्रक। करीब आधी रात थी जब मुझे मैसेज मिला। ना कोई नंबर, ना कोई पहचान, बस एक लाइन, तुम सही थे कि बरखेड़ी छोड़ दी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। मैंने जवाब नहीं दिया। 5 मिनट बाद दूसरा मैसेज आया, मिलो, वही नियम, कोई पीछा नहीं। लोकेशन थी शिलोंग के बाहर एक पुरानी बंद प्रिंटिंग प्रेस। जब मैं अंदर गया, वो वहां थी, मीनाक्षी सेन, जिंदा, बदली हुई लेकिन जिंदा। वो पहले से पतली लग रही थी, ज्यादा सतर्क, डरी हुई नहीं, फोकस्ड। तुम गायब हो गई थी, मैंने कहा। तुम भी, उसने जवाब दिया। बात सही थी। उन्होंने कोशिश की थी, उसने शांत आवाज में कहा। दिल्ली में गजट वाले मामले के बाद मैं चुप रहा। मैं अंडरग्राउंड चली गई। कोई ऑफिशियल काम नहीं, कोई डिजिटल पहचान नहीं, अलग अलग नामों से फ्रीलांस इन्वेस्टिगेशन। उसने मेरी तरफ देखा, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई थी, अनिर्बान। क्या इस चीज से सिस्टम के अंदर रहकर नहीं लड़ा जा सकता? उसने एक छोटा एन्क्रिप्टेड ड्राइव मेरी तरफ बढ़ाया। रोहित इसी के लिए मारा गया था, उसने कहा, और नोरा को इसी वजह से मिटाया गया। मैंने उसे तुरंत हाथ नहीं लगाया।
ये क्या है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अंदरूनी रिकॉर्ड। हमने उसे साथ में खोला। शुरुआत में कोई नाम नहीं थे, सिर्फ कोड्स, केस आईडीज, डिस्पोजल लॉग्स, ट्रांसपोर्ट शीट्स। फिर पैटर्न्स दिखाई देने लगे। हर एंट्री लगभग एक जैसी थी। सब्जेक्ट आईडी, नाम नहीं। सोर्स, हॉस्पिटल, डिटेंशन, अनआइडेंटिफाइड। प्रोसेसिंग मेथड, क्लियरेंस अथॉरिटी। प्रोसेसिंग मेथड के सामने लिखा था केमिकल डिसोल्यूशन, अप्रूव्ड। मेरी उंगलियां कस गईं। ये 5 या 10 एंट्री नहीं थीं, सैकड़ों थीं। बरखेड़ी, दिल्ली, शिलोंग और भी कई जगहें। नीचे स्क्रॉल करो, मीनाक्षी ने कहा। हर एंट्री के नीचे ऑथराइजेशन कोड्स थे, अलग अलग जिले, अलग अलग ऑफिसर, लेकिन हर चेन एक ही जगह खत्म हो रही थी। कोई नाम नहीं, बस एक डेजिग्नेशन, सुपरवाइजरी नोड एस। मैं धीरे से कुर्सी पर पीछे टिक गया। एस कोई आदमी नहीं है, मैंने कहा। मीनाक्षी ने सिर हिलाया। ये एक पोजीशन है। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने कहा, सिस्टम के अंदर एक ऐसी भूमिका जो ऑफिशियली मौजूद नहीं है, लेकिन सब कुछ उसी से अप्रूव होता है। और तभी सब कुछ अपनी जगह बैठ गया। क्यों विक्रांत को सुरक्षा मिलती थी? क्यों चौहान बिना डर के साइन करता था? क्यों फाइलें बनने से पहले गायब हो जाती थीं? क्योंकि सिस्टम टूटा हुआ नहीं था, उसे ऐसे ही बनाया गया था। लेयर्स, बफर्स, डिस्पोजेबल लोग, और सबसे ऊपर कोई चेहरा ही नहीं। मैंने पूछा, रफी किसमें कहां फिट होता है? मीनाक्षी ने एक और फाइल खोली, इंटरनल कम्युनिकेशंस, अनरजिस्टर्ड पर्सनल, फील्ड लेवल ऑपरेटिव्स। एक नाम सामने आया, रफीक खान। स्टेटस, एम्बेडेड एसेट, लोकल इन्फोर्समेंट लिएजॉन। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। मतलब वो सिर्फ डरा हुआ नहीं था? मैंने कहा। नहीं, उसने धीरे से जवाब दिया, वो पहले से अंदर था। मैंने लंबी सांस छोड़ी। अब वापस क्यों आई हो? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर बोली, क्योंकि अब उन्होंने इसे बड़ा कर दिया है। मैं सतर्क हो गया। कैसे? उसने एक और फाइल खोली। पहले उसने कहा, यह सिर्फ असुविधाजनक लोगों को गायब करने तक सीमित था। गवाह, विसल ब्लोअर, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। वो कुछ पल रुकी। अब यह संस्थागत हो चुका है। मतलब डिटेंशन ट्रांसफर्स बिना रिकॉर्ड के, मेडिकल केस जिन्हें अनक्लेम्ड मार्क कर दिया जाता है, लोगों को सिस्टम के अंदर भेजा जाता है और फिर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बचता। अब ये सिर्फ लोगों को मिटाने का मामला नहीं रहा, उसने कहा। अब ये तय करने का मामला है कि कौन ऑफिशियली मौजूद माना जाएगा। मैंने फाइल बंद कर दी। हमें ये सब बाहर लाना होगा। मीनाक्षी ने सिर हिलाया। अगर गलत तरीके से बाहर लाए तो ये भी गायब हो जाएगा। तो क्या करें? उसने मेरी तरफ देखा। स्ट्रक्चर एक्सपोज करो। नाम नहीं, सीधे आरोप नहीं, बस पैटर्न, फाइनेंशियल फ्लो, केमिकल प्रोक्योरमेंट, मिसिंग पर्सन्स कोरिलेशन। इतना कि सवाल उठे, लेकिन इतना नहीं कि सिस्टम तुरंत सब मिटा दे। उस रात जब मैं अपने क्वार्टर लौटा, मुझे एहसास हो चुका था कि कुछ बदल गया है। बाहर नहीं, अंदर। क्योंकि अब मैं किसी एक आदमी का पीछा नहीं कर रहा था, मैं पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा था। मेरे दरवाजे पर एक लिफाफा रखा था, ना टिकट, ना भेजने वाले का नाम। अंदर मेरी एक फोटो, मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, उसी सुबह की तस्वीर, और एक नोट, तुम भी अदृश्य नहीं हो। दार्जिलिंग वाले कमरे में फिर वही भारी खामोशी लौट आई। तपन ने धीरे से पूछा, तो साहिब कोई एक आदमी नहीं है? मैंने सिर हिलाया, नहीं। रिजू बाबू ने भौएं से कोड़ ली। तो फिर क्या है? मैं धीरे से कुर्सी पर पीछे टिक गया। साहिब, मैंने कहा, वो चीज है जो तब पैदा होती है जब कोई सिस्टम बिना जवाबदेही के चलना सीख जाता है। कुछ पल की चुप्पी रही, और जब ऐसा हो जाए, मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर तुम किसी अपराधी का पीछा नहीं कर रहे होते।
मैंने धीरे से कहा, तुम ऐसी चीज का पीछा कर रहे होते हो जिसे छिपने की जरूरत ही नहीं। अध्याय 7, साहिब का चेहरा। अब तक कमरे में बैठा कोई भी आदमी आराम से नहीं बैठा था। कमरे में अजीब सी स्थिरता थी, यहां तक कि बाहर की धुंध भी जैसे और करीब आ गई थी, मानो वो भी कहानी सुन रही हो। तपन ने धीरे से पूछा, तो आपने उस आर्काइव का क्या किया? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर बाकी सबकी तरफ, और कुछ पल तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि वही सवाल सब कुछ बदलने वाला था। मीनाक्षी के मुझे आर्काइव दिखाने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, सच को बाहर लाना या खुद को बचाना। हमने दोनों करने का फैसला किया। हम सीधे मीडिया के पास नहीं गए, वो बहुत आसान होता और आसान चीजें आसानी से रोकी भी जा सकती हैं। इसलिए हमने कुछ धीमा बनाया, एक पैटर्न। अगले 3 हफ्तों तक हमने चुपचाप काम किया, ना सीधे आरोप, ना नाम, सिर्फ डेटा। अलग अलग जिलों की मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट्स, केमिकल प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड्स, डिस्पोजल क्लियरेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप्स। अलग अलग देखने पर कुछ भी निर्णायक नहीं लगता था, लेकिन सबको साथ छोड़ो तो तस्वीर साफ थी। हमने इसे किसी खबर की तरह पब्लिश नहीं किया, हमने इसे डेटा सेट की तरह लीक किया। अनोनिमस, डिस्ट्रीब्यूटेड। अलग अलग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स, लीगल फोरम्स और 2 इंटरनेशनल वॉचडॉग ग्रुप्स को भेजा गया। कोई हेडलाइन नहीं, कोई ऑथर नहीं, बस एक लाइन साथ में थी, क्रॉस रेफरेंस बिफोर इट डिसअपीयर्स। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे सवाल उठने लगे। छोटे आर्टिकल्स, लोकल चर्चाएं, लीगल नोटिसेस, कुछ विस्फोटक नहीं, लेकिन लगातार, और हमें यही चाहिए था। 3 दिन बाद मुझे ऑफिस बुलाया गया। डीएसपी बोरा ने नहीं, किसी और ने, ऐसे आदमी ने जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब मैं अपने केबिन में दाखिल हुआ, वो अंदर मेरा इंतजार कर रहा था। साधारण कपड़े, कोई बैज नहीं, कोई परिचय नहीं, और यही पहली निशानी थी, उसे उसकी जरूरत नहीं थी। ऑफिसर दे, उसने शांत आवाज में कहा। मैं बैठा नहीं। कौन है आप? वो हल्का सा मुस्कुराया। ये महत्वपूर्ण नहीं है, अक्सर ऐसा ही होता है। वो धीरे धीरे कमरे में घूमता रहा, जैसे किसी चीज को देख नहीं रहा हो, लेकिन सब नोटिस कर रहा हो। आप पिछले कुछ समय से काफी सक्रिय रहे हैं, उसने कहा। मैं चुप रहा। वो रुका। क्या आपको पता है सिस्टम के साथ क्या होता है जब उस पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला जाए? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो खुद को बदल लेता है। उसने हल्का सा सिर हिलाया। एग्जैक्टली। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर उसने कहा, और इसी वजह से मैं यहां हूं। ये सब छोड़ दीजिए, उसने कहा। न धमकी, न ऊंची आवाज, बस एक सीधी बात। आप अपनी बात रख चुके हैं, सिस्टम ने उसे एक्नॉलेज कर लिया है। एक्नॉलेज? मैंने दोहराया। उसने मेरी टेबल की तरफ इशारा किया। कुछ फाइलें रिव्यू हुई हैं, कुछ प्रक्रियाएं बदली जाएंगी। मैं उसे देखता रहा। बदली जाएंगी, मैंने धीरे से कहा। हां, और जिन लोगों को मिटा दिया गया? उसने जवाब नहीं दिया। और तभी मुझे समझ आया, ये सिस्टम को रोकने की कोशिश नहीं थी, ये सिर्फ डिस्टर्बेंस अब्सॉर्ब करने की कोशिश थी। थोड़े बदलाव, छोटे सुधार, लेकिन स्ट्रक्चर वही। नहीं, मैंने कहा। मेरी आवाज उम्मीद से धीमी निकली, लेकिन मजबूत थी। वो कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर हल्का सा सिर हिलाया। मुझे यही उम्मीद थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, रुका, फिर बिना मेरी तरफ देखे बोला, आप गलत नहीं है ऑफिसर डे। मैं चुप रहा। लेकिन आप जरूरी भी नहीं है। दरवाजा खुला, वो बाहर चला गया, और अचानक कमरा पहले से ज्यादा खाली लगने लगा। अगले 48 घंटों के अंदर मेरा सिस्टम एक्सेस बंद कर दिया गया। मेरी पोस्टिंग खत्म कर दी गई। मेरी सर्विस रिकॉर्ड पर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर लिख दिया गया। ना सस्पेंशन,
ना इंक्वायरी, बस हटाया जाना। साफ, सटीक, पूरा। मीनाक्षी फिर गायब हो गई। इस बार अपनी मर्जी से। कोई संपर्क मत करना, उसने जाते समय कहा। नेटवर्क्स ट्रैक किए जा सकते हैं, खामोशी नहीं। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ लड़ाइयां दिखाई देकर नहीं जीती जाती। जो डेटा हमने बाहर भेजा था वो गायब नहीं हुआ, वो फैल गया धीरे धीरे, टुकड़ों में। कुछ रिपोर्ट्स दोबारा खोली गई, कुछ सवाल उठे, कुछ लोग असहज हुए। कुछ बड़ा नहीं बदला, लेकिन थोड़ा सा बदलाव आया। और कभी-कभी इतना ही काफी होता है सिस्टम को परेशान करने के लिए। दार्जिलिंग वाले कमरे में लालटेन फिर टिमटिमाई। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रिजू बाबू ने पूछा, तो आपको कभी साहिब मिला नहीं? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मिला था। सब थोड़ा आगे झुक गए। मैंने उसे देखा। मैंने कहा, हर उस फाइल में जो मौजूद ही नहीं थी। कुछ पल की चुप्पी रही। हर उस आदेश में जिस पर किसी ने साइन नहीं किया। मैं रुका। हर उस केस में जहां सच सबको पता था, लेकिन रिकॉर्ड में कहीं नहीं था। मैंने एक एक करके सबकी तरफ देखा। साहिब का कोई चेहरा नहीं है। मैंने कहा, उसका सिर्फ एक काम है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। वो सिस्टम का वो हिस्सा है जो तब काम करता है जब किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। तपन ने बहुत धीरे से पूछा, तो फिर उसे पकड़ा कैसे जाए? मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया। पकड़ा नहीं जाता। कुछ पल की चुप्पी रही। उसका पैटर्न एक्सपोज किया जाता है। मैंने खिड़की की तरफ देखा। धुंध पूरी तरह पहाड़ियों को निगल चुकी थी। और ये सुनिश्चित किया जाता है, मैंने धीरे से कहा, कि लोग उस चीज को याद रखें जिसे वो मिटा देना चाहते थे। लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। कमरा अंधेरे में डूबने लगा और बाहर धुंध के उस पार कहीं जैसे कोई परछाई हिली, या शायद नहीं। ऐसे मामलों में तुम अपनी आंखों पर भरोसा करना छोड़ देते हो। हमारे चैनल काल कथा को फॉलो करें ताकि आप अगले शुक्रवार को रिलीज होने वाले अगले वॉल्यूम 2 को सुन सकें। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है इसने आपको कुछ महसूस कराया होगा। शायद एक सोच, एक एहसास या फिर एक सवाल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कहानी का हिस्सा बन सकें। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिल को छू जाएं, दिमाग में बस जाएं और आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए एहसास, एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए।